गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं जो इस साल यानी कि 2022 में जो बीए प्रोग्राम अंडरस्टैंडिंग जो ग्लोबलाइजेशन है यानी कि वैश्वीकरण वाला जो आपका पेपर होता है, ये जो डीयू का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है। आप सभी को जैसे पता है डीयू के जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं और ये क्वेश्चन पेपर उन्हीं का है। और आप अभी अगर SOL की या फिर किसी अदर मतलब जिसमें भी आपका ये वाला एग्ज़ाम आता है उसका एग्ज़ाम देने वाले हो, तो मैं आपको बता दूं डीयू में स्पेशली ये होता है कि जो भी क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। यानी कि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं 10 ईयर वगैरह खरीद लेते हैं, पर 10 ईयर वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मटेरियल है आपके पास और अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन के लिए आप इस साल का इससे 2-3 साल पहले का क्वेश्चन पेपर क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि किस तरीके का आपका एग्ज़ाम आने वाला है इस साल। तो देखते हैं फटाफट। और इस वीडियो को फटाफट से आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, जिससे क्या हो सके मैं इसी तरीके की जो दूसरा जो क्वेश्चन पेपर आया था, क्योंकि 2 बार ही होता है ड्यू में ये वाला जो एग्ज़ाम होता है, डिसिप्लिन है आपको जैसे पता है, तो 2 जो अलग अलग क्वेश्चन पेपर आपको मिल सकते हैं और साथ साथ और भी प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो इसलिए आप सभी जो है से शेयर करेंगे। अब देखिए ये हमारा 6th सेमेस्टर का है, 3 घंटे का एग्ज़ाम हुआ था, मैक्सिमम मार्क्स 75 है आपके, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कितने क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहली बात ये होती है क्योंकि क्वेश्चन का जो होता है कभी कभार 4 आ जाते हैं, कभी कभार 5 आ जाते हैं, तो ध्यान से देखना है आपको। और इसमें आपके 4 ही क्वेश्चन आएंगे जो आपको अटैम्प्ट करके आने हैं, इक्वल मार्क्स के होंगे चारों के चारों क्वेश्चन। आप इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में अटैम्प्ट कर सकते हो। तो देखो कुछ इस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर रहा था ड्यू वाले जो स्टूडेंट्स हैं, और आप इसे जो अपने जो फ्रेंड्स वगैरह है, अगर आपको कोई डाउट है तो उनसे आप क्लियर भी कर सकते हैं कि उनका क्वेश्चन पेपर यही था या नहीं था। एज इट इज़ यही क्वेश्चन पेपर था। तो देखिए एक मोस्ट फेवरेट ड्यू का क्वेश्चन हमेशा से रहा है, चाहे वो सोल वाले जो बच्चे हैं उनसे एग्ज़ाम लेते हैं या फिर रेगुलर वाले जो बच्चे हैं उनसे एग्ज़ाम लेते हैं या फिर NC वेव वाले बच्चों से लेते हैं एग्ज़ाम। तो उसमें मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो है ये रहा है इस वाले अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन के अंदर। एक सबसे पहला क्वेश्चन आपको वैश्वीकरण को लेकर देखने को मिलेगा। तो अगर आपसे सारी की सारी यूनिट्स कवर नहीं हो रही हैं तो टेंशन वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इस साल का जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ये क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से कर लो, आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। 4 ही तो अटैम्प्ट करने होते हैं, तो टोटल जो 6 या 8 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 4 अटैम्प्ट करने होते हैं आपको। तो आप स्किप कर सकते हो किसी क्वेश्चन को जो नहीं आता हो। तो देखो वैश्वीकरण की आपको एक अच्छी से क्या करना है, डेफिनेशन याद कर लेनी है और उसके बारे में थोड़ा और भी डिटेल में थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। तो उसको लेकर आप जो है 1.5 पेज तक लिख सकते हो, यानी कि इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर वैश्वीकरण की डेफिनेशन लिखोगे, 1-2 राइटर के नाम बता सकते हो कि जो राइटर है उन्होंने वैश्वीकरण के बारे में क्या कहा है, थिंकर जो कहे जाते हैं पॉलिटिकल साइंस में। और उसके बाद जो है आप अपने खुद के विचार लिख सकते हो वैश्वीकरण को लेकर। इसके बाद जो है यहाँ पर आपका ये फर्स्ट वाला यहाँ तक का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इसके बाद देखो वैश्वीकरण के राजनीतिक, सांस्कृतिक और तकनीकी जो आयाम है, ये जो क्वेश्चन है आपका या तो आपसे सिंपली पूछ लेता है कि वैश्वीकरण के जो पक्ष में तर्क दो या विपक्ष में तर्क दो, या फिर आपसे ये पूछ लेता है कि सांस्कृतिक आयाम बताओ, जरूरी नहीं है तीनों के तीनों पूछे, राजनीतिक आयाम बताओ, आर्थिक आयाम बताओ या फिर तकनीकी आयाम बताओ। तो आपको पता होगा 4 आयाम होते हैं वैश्वीकरण के। अगर आप कहेंगे कि मैं इसको लेकर एक कॉन्सेप्ट बेस्ड जो वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँ, तो आप सभी को कमेंट करनी पड़ेगी, मैं बहुत अच्छे से कवर करवा सकती हूँ आपका। तो आप देखिए यहाँ पर जो राजनीतिक, सांस्कृतिक और तकनीकी जो आयाम है उनको लेकर व्याख्या करनी है। अब व्याख्या का मतलब यहाँ पर ये है कि आप इसके जो है पक्ष में भी लिख सकते हो और इसके जो है विपक्ष में भी लिख सकते हो, ये आपकी खुद की मर्जी है। राजनीतिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर और तकनीकी तौर पर किस तरीके से जो वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से कवर कर लेना है। आपका एक क्वेश्चन पक्का यही होता है और हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाएं, ठीक है। इसी में से 2 क्वेश्चन भी तो बन सकते हैं वैश्वीकरण को लेकर, इसके पक्ष या विपक्ष को लेकर तर्क पूछ सकते हैं अलग से, या फिर इसके जो 2-3 आयाम है उनको लेकर अलग से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका हमेशा यही रहता है कि वैश्वीकरण की परिभाषा दो। इसके बाद अगर हम देखें तो वैश्वीकरण को लेकर जो है ये क्वेश्चन आया था कि विश्व बैंक, आपको पता होगा वैश्वीकरण के अंदर जो है आपका ये जो अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन है इसके अंदर आपका ओनली एंड ओनली वैश्वीकरण नहीं है, विश्व बैंक आ जाता है आपका। और इसके साथ साथ आपका
जो और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं वो आ जाती है, यूएनओ आ जाता है इसके अंदर आपका। तो इन सारों को आपको कवर करना होगा, ये आपकी सेकंड यूनिट के अंडर आ जाता है सब कुछ। तो अब देखो जो विश्व बैंक है उसकी जो भूमिकाएं हैं उसको लेकर पूछा गया है कि विश्व बैंक की जो भूमिका के विशेष संदर्भ में उत्तर दक्षिण विवाद पर बहस जो हुई है उसको हमें यहाँ पर बताना है। यानी कि जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक जो है उसके बारे में आप थोड़ी सी भूमिका बताएंगे। यानी कि थोड़ी बहुत भूमिका का मतलब है अगर आपको इसके बारे में अच्छे से आता है और एग्जाम्पल जो यहाँ पर पूछा गया है उत्तर दक्षिण विवाद, इसके बारे में आपको इतना नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, अपने इस क्वेश्चन को विश्व बैंक से ज़्यादा भर देंगे पेज, और इसके बाद उत्तर जो दक्षिण विवाद है उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देंगे, यानी कि 1 या 1.5 पेज लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा जो है खेल खेलना पड़ता है आंसर अटैम्प्ट करने के लिए। तो विश्व बैंक को लेकर आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना कब हुई है, किस तरीके से विश्व बैंक की स्थापना हुई है, कब हुई है, जो भी इसकी भूमिका रही है, क्या उद्देश्य रहा है इसका, ये सब कुछ आपको इसमें इंक्लूड करना है। कोई परिवर्तन हुआ तो वो चीज़ देखनी किस तरीके से हेल्पफुल रहा है ये, ठीक है, विकासशील देशों के लिए, ये सब कुछ आपको बताना है इसके अंदर, ठीक है। और बाकी जो संस्थाएं हैं, यानी कि जो बाकी जो भी संस्थाएं हैं जो क्या करती है, मनी प्रोवाइड करती है, उससे किस प्रकार से भिन्न है ये भी करके आप बता सकते हो विश्व बैंक को लेकर। फिर उसके बाद आपको उत्तर दक्षिण जो विवाद है उसके बारे में बताना है किस तरीके से उसमें जो भूमिका क्या है विश्व बैंक की रही है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका। और इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम में अभी आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए हिंदी मीडियम में इस तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में राज्य संप्रभुता की संकल्पना में बदलाव आया है। अपने उत्तर के पक्ष में एक उपयुक्त उदाहरण दीजिए। यानी कि जब आप अपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको क्या देना है, एग्जाम्पल भी साथ साथ में देते हुए चलना है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस आपको जो लैंग्वेज हार्ड करके दे दियो तो आपको ऐसा लगेगा बड़ा अजीब सा क्वेश्चन आया। मैं अभी आपको बताती हूँ। इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया रही है, यानी कि वैश्वीकरण ने किस प्रकार से अपने जो पाँव है वो बिछा लिए हैं हर जगह, देखिए वही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण का अर्थ ये होता है कि हम पहले समझते थे कि वैश्वीकरण क्या होता है, वस्तु से होता है, वस्तु का प्रभाव होता है, पर ऐसा नहीं है। केवल वस्तु का प्रभाव नहीं है, ये वस्तु का, मनुष्य का, तकनीक का, विचारों का, संस्कृति का, हर किसी चीज़ का प्रभाव क्या है। एक देश से जब ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं किसी वर्ल्ड के किसी भी देश में जाती हैं तो उसे कहा जाता है वैश्वीकरण। और किस तरीके से फैला है ये आपको क्या है वैश्वीकरण की परिभाषा के अंदर बताना है। अब देखिए जो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें जो राज्य संप्रभुता की जो संकल्पना है, यानी कि राज्य संप्रभु रहेगा, राज्य के पास शक्ति रहेगी, उस संकल्पना को लेकर आपको क्या बताना है कि इसमें किस तरीके से बदलाव आया। आपको पता होगा जब तक वैश्वीकरण वैसे तो स्टार्टिंग से हम कह नहीं सकते हैं कि इस समय से शुरू हुआ है, पर फिर भी अगर हम देखें कि वर्तमान की स्थिति को देखो और पहले की स्थिति को देखो तो राज्य के पास, राज्य यानी कि राज्य सरकार के पास जो शक्ति हुआ करती थी वो ज़्यादा हुआ करती थी। अब वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है, उनकी शक्ति में कटौती हो रही है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं उनकी शक्ति बढ़ भी रही है। तो दोनों पॉइंट आप इसमें इंक्लूड करोगे और दोनों पॉइंट के एग्जाम्पल देते हुए चलोगे। अब राज्य जो सरकार है उसकी शक्ति में कटौती कैसे हो रही है, मैं एक बात बता देती हूँ इसमें कि किस तरीके से कटौती हो रही है। कि जो राज्य सरकार है वो क्या करती है, राज्य सरकार का काम होता है कि निर्धन व्यक्ति जो हैं और जो जिनको ज़रूरत है उनका विकास करे वो, ठीक है। तो परंतु जो वैश्वीकरण है वो क्या कर देता है, हस्तक्षेप कर देता है राज्य सरकार के कार्यों में, ठीक। तो इस वजह से क्या है, राज्य सरकार का अगर हम एग्जाम्पल लें, इसमें आप एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दे सकते हो कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में क्या किया गया था, जो बैंक है वो गरीब व्यक्तियों के लिए खोले गए थे, पर धीरे धीरे बैंकों का निजीकरण कर दिया गया। और निजीकरण क्यों हुआ, वैश्वीकरण के कारण हुआ। निजीकरण का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो प्राइवेट जो बैंक है वो कर दिए गए थे, ठीक है। तो इस कारण जो बैंक गरीबों के लिए खोले गए थे अब उन बैंकों में क्या हो रहा है, वैश्वीकरण की छाप दिखाई दे रही है। तो ये जो है एक इसकी कटौती देखी जा सकती है राज्य सरकार की, जहाँ पर शक्ति क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। और एक तरफ अगर हम देखें तो राज्य सरकार जो है राज्य के पास उसकी शक्ति बढ़ाने का मौका भी है। किस तरीके से, वैश्वीकरण के कारण जो है अब ट्विटर वगैरह इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो बहुत यूज़ में आ रही हैं। लॉकडाउन के टाइम पे बहुत किया है, कोरोना के टाइम पे बहुत किया है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से अपनी जनता की और जो मीडिया वगैरह है उनके द्वारा अपनी जनता के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी वो हेल्प कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है और आप इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लोगे, मुझे पता है। अब आगे देखो, अगला जो क्वेश्चन है
वो दे रखा था कि वैश्वीकृत दुनिया के संदर्भ में वैश्विक नागरिक समाज की जो भूमिका है उस पर चर्चा करना है। तो वैश्वीकृत जो दुनिया रही है उसमें वैश्विक नागरिक समाज के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, और ये आपकी बुक में अच्छे से बताया हुआ है, आप कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहा था, विकासशील देशों पर वैश्वीकरण के प्रमुख प्रभाव क्या हैं। तो विकास जो शील देश हैं यानी कि अनडेवलपमेंट जो कंट्रीज़ है जिसमें आपका भारत भी आता है, चीन भी आता है, जो अभी विकास कर रहे हैं, ठीक है, तो उन देशों में वैश्वीकरण ने किस प्रकार से प्रभाव डाला है। इसमें आपको इसका प्रभाव जो है वो सकारात्मक तौर पे बताना है, यानी कि आपको पॉजिटिव तौर पे भी प्रभाव बताना है और नेगेटिव तौर पर भी इसका प्रभाव बताना है। प्रभाव का मतलब प्रभाव लिख दिया केवल, तो इसका मतलब दोनों बताने हैं। उपयुक्त उदाहरण के साथ, यानी जो भी आप अपना तर्क दोगे उसको लेकर, ऐसा नहीं हवा में बातें लिख रहे हो आप इसमें, नहीं, आप जो भी तर्क दोगे वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए, उस पर कुछ ना कुछ आप एग्जाम्पल दे सकते हो, आपने अपनी रियल लाइफ से कुछ ना कुछ ऐसा देखा हो, ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छे से लिख सकते हो। इसके वही आगे आलोचनाएं आ जाएंगी। आलोचना का मतलब यही होता है कि आप पक्ष और विपक्ष दोनों में लिखेंगे। तो ये तो मैंने कहा था कि वैश्वीकरण को लेकर 2 क्वेश्चन पक्का बनते, तो वैश्वीकरण वाले टॉपिक को करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और इससे ज़्यादा तो बन भी सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ गया, वैश्वीकरण का जो विरोध करने में वैश्विक सामाजिक आंदोलन किस हद तक सफल रहा है, ये हमें बताना है। तो ये आप देख लेना। इसके बाद आपका जो 7वां क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, क्या आपको लगता है कि वैश्वीकरण के दौरान पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। तो जो वैश्वीकरण है इसका मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि वैश्वीकरण के कारण क्या है, पर्यावरण को खतरा किस प्रकार से हो रहा है, ये चीज़ हमें बतानी है। और उस अपने जो भी हम अपना राय देंगे, जो भी तर्क देंगे, उसको लेकर पक्ष में हमें अपने पॉजिटिव पॉइंट जो भी लिखने हैं, नेगेटिव पॉइंट जो भी लिखने हैं, उसको लेकर हमें एग्जाम्पल देना है, कुछ ना कुछ तर्क देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात कही है। तो पर्यावरण को किस तरीके से खतरा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये सब कुछ आप इसमें इंक्लूड कर दोगे, और किस तरीके से इसके लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें गंभीर खतरे को लेकर, यानी कि हमें नेगेटिव पॉइंट ही इसमें लिखने हैं वैश्वीकरण के पर्यावरण को लेकर। अब आगे देखें तो आपके शॉर्ट नोट्स टाइप क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने कहा कि 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। बहुत ईजिली आप किसी भी एक यूनिट को स्किप कर सकते हो और बाकी 3 यूनिट को अच्छे से कर लो। अगर अच्छे से कर लोगे, फर्स्ट यूनिट तो बिल्कुल भूल के स्किप करना मत सोचना, वैश्वीकरण वाली तो चाहे कुछ हो आपको करनी ही करनी है, ठीक है। इसके बाद सेकंड यूनिट में से आपका जो विश्व बैंक वगैरह है, ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। तो आप देख सकते हो कि आपको क्या चीज़ स्किप करनी है और क्या चीज़ नहीं, अब आप बड़े हो गए हो। और अगर आप चाहते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो बनाई जाए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब देखो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको लेकर शॉर्ट नोट कहा गया था। शॉर्ट नोट का मतलब है कि जितना आप जो है ऊपर वाले क्वेश्चनों में जितना भी आंसर लिखते हो, शॉर्ट नोट हमें 2 लिखने पड़ते हैं, आपको पता होंगे। तो जितना भी आप ऊपर वाले क्वेश्चनों में आंसर अटैम्प्ट करते हो उसके हाफ पेज आप इसमें कर दो, ठीक है। इसका मतलब यही है। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, और वैश्विक आर्थिक आयाम जो है थर्ड यहाँ पर ऑप्शन दे रखा था, 4 दे रखा था संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN के अंदर एक जो उसका जो अंग है महासभा, उसको लेकर कह रखा था यहाँ पर। तो जैसे मैंने कहा था वैश्वीकरण के आर्थिक आयाम, इस तरीके से अलग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ये मोस्टली ऐसा होता है रिपीट होते ही होते हैं, 1-2 तो रिपीट हो ही जाते हैं। तो ये शॉर्ट नोट्स आप बहुत अच्छे से कवर कर लेना अपने। और ये आपका क्वेश्चन पेपर रहा था जो इस बार DU ने जो है क्वेश्चन पेपर अपना दिया था अपने रेगुलर स्टूडेंट्स को, ठीक है। और भी बहुत सारे जो क्वेश्चन पेपर है मैंने आप सभी के लिए जुटाने की कोशिश की है। अगर आप चाहते हो वीडियो बनाई जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। इसके साथ साथ जो हिंदी जो A है लैंग्वेज, उसको लेकर भी आपके वीडियोस बनाई गई हैं, और जो भी वीडियोस हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप जाकर चेक कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।